इस वीडियो में हम लोग आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर इस टॉपिक के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर बी, वेरीफाई कैलिस हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, फर्स्ट रो के अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं 4 6 6, सेकेंड रो के एलिमेंट है 1 3 2 और लास्ट रो में एलिमेंट दिए हुए -1 -5 -2। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के लिए कैलिस हैमिल्टन थ्योरम ये हमें वेरीफाई करना होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार लिख दूंगा। देखो सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वेरीफाई कैलिस हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स हमने यहाँ पर रिपीट किया हुआ है। इस क्वेश्चन का आगे सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अभी इसके सोल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, देखो कैलिस हैमिल्टन थ्योरम का एक आध क्वेश्चन मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर में मोस्टली आने के चांसेस होते ही है, और वैसे भी ये कंसेप्ट बहुत इजी कंसेप्ट है, तो सब स्टूडेंट ने इस कंसेप्ट को प्रिपेयर करके जाना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैलिस हैमिल्टन थ्योरम होता क्या है। थ्योरम इस प्रकार से होगा, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये होता है कैलिस हैमिल्टन थ्योरम। फिर से सेम पॉइंट को रिपीट कर देता हूँ, गिवन मैट्रिक्स एनी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये होता है कैलिस हैमिल्टन थ्योरम। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस तरीके से लिख कर उसके बाद हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना होगा। यहाँ पर देखो राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसा लिख दिया, उसके बाद हमें क्या करना होगा, गिवन मैट्रिक्स में से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। उसके लिए क्या करना होगा, गिवन मैट्रिक्स को हमें एक वर्टिकल बार के अंदर लिखना है, जिस तरीके से डिटरमिनेंट लिखा जाता है उस तरीके से हम लोगों ने शुरुआत में एक वर्टिकल बार पुट किया। उसके बाद डायगोनल एलिमेंट से हमें सिर्फ माइनस लैम्डा करना होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमें एज इट इज लिखने होंगे। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स का ये पहले हमें 4 दिख रहा है, वहाँ से हम लोग माइनस लैम्डा करेंगे। नीचे के कॉलम वाले एलिमेंट्स हम लोग एज इट इज रख देंगे। ठीक है, ये 6 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर देखो डायगोनल एलिमेंट्स का अभी कौन सा नंबर दिख रहा है हमें, यहाँ पे 3, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 माइनस लैम्डा करेंगे और ये नीचे का -5 एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये 6 एज इट इज, ये 2 रहेगा। ये डायगोनल एलिमेंट्स का पार्ट है, ये डायगोनल एलिमेंट्स का पार्ट क्या है, ये -2, तो -2 से हमें माइनस लैम्डा करना होगा। ठीक है, तो लास्ट में एक वर्टिकल बार लगा देना है और इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे। ठीक है, तो देखो डायगोनल एलिमेंट्स में क्या करना होगा, सिर्फ माइनस लैम्डा करना होगा, वो वाला स्टेप हमने कर दिया। इसके बाद जैसे डिटरमिनेंट निकाला जाता है वो वाले स्टेप फॉलो कर हम लोग लेफ्ट साइड में एक इक्वेशन मिलेगा हमें इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, उसे ही कहा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, वो इक्वेशन निकालने के लिए एक शॉर्टकट होता है। देखो ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स था, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, इसके कारण हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लैम्डा क्यूब भी लिखेंगे। इसके बाद हमें प्लस माइनस इस तरीके से साइन लेना होता है। ठीक है, इसके बाद लैम्डा क्यूब के बाद क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर आएगा, जिसका कोएफिशिएंट निकालने के लिए क्या करना होगा, देखो डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन करना होता है। क्या कहा, लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखते वक्त हमें क्या करना होगा, डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी आए उनका एडिशन करना होगा। ये कितना होगा, 4 + 3 कितना होगा, 7, 7 + -2 कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, +5 आया ना, लेकिन इधर जाना कैसे, हमें प्लस माइनस जाना है, प्लस माइनस जाना है, तो प्लस से शुरुआत हो गई, उसके बाद माइनस लिखोगे। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन देखो कितना आया, 4 + 3 7 आया, 7 + -2 कर दो तो कितना आएगा, +5 आएगा। ठीक है, अगर वो -5 आता तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता, तो +5 होता था, लेकिन वो +5 है ना, तो इधर माइनस साइन रहेगा, इधर क्या लिखेंगे, +5 लैम्डा स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, लैम्डा की एक एक पावर कम होती जाएगी। इसके बाद अभी हमें लैम्डा का कोएफिशिएंट लिखना होगा। लैम्डा का कोएफिशिएंट कैसा आएगा, देखो प्लस माइनस, क्या यहाँ पे साइन क्या आएगा, प्लस आएगा, लेकिन जो भी नंबर अगर माइनस आता है तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ही लिखना होगा। प्लस माइनस प्लस लिख रहे हैं ना, प्लस के अगर माइनस आता है तो वो हमें माइनस ही लिखना होगा। वो नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो सबसे पहले हमें गिवन मैट्रिक्स के अंदर लेफ्ट कॉर्नर के 4 नंबर लेने हैं। ठीक है, क्या कहा, मैट्रिक्स के अंदर लेफ्ट ऊपर वाले कॉर्नर के 4 नंबर लोगे, वो क्या है, 4 6 1 2 1 3। ठीक है, तो वो लिख लेता हूँ मैं, 4 6 1 3 लिखा। ठीक है, एक डिटरमिनेंट के अंदर लिखा 2/2 ऑर्डर के। उसके बाद फिर अभी मैं राइट कॉर्नर के नीचे के 4 एलिमेंट्स लूँगा, 3 2 -5 -2। ठीक है, ये क्या लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा, -5 यहाँ पे लिखूंगा मैं, -5 और ये साइड में क्या लिखा, -2। ठीक है, अभी सारे कॉर्नर के एलिमेंट लिखो। कॉर्नर के एलिमेंट्स क्या है, 4 6 -1 -2। ठीक है, कॉर्नर के लिखे 4 6 -1 -2। ये ना हर एक 2/2 ऑर्डर के जो डिटरमिनेंट्स दिख रहे हैं उनका डिटरमिनेंट निकालो और उनका एडिशन कर दो। ठीक है, तो वो क्या मिलेगा हमें, इस लैम्डा के आगे आने वाला कोएफिशिएंट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इधर 4 3 कितना होगा, 12 होगा, 12 - 6 कितना होगा, इधर से 6 आएगा, इधर 3 2 -6 होता है, -5 × 2 -10, उसके पहले प्लस माइनस साइन होगा तो ये +10 बनेगा। रिजल्ट कितना होगा, +4, 4 × 2 -8 होगा, -1 × 6 -6, उसके पहले प्लस साइन, इधर से कितना होगा, -2 होगा। ठीक है, तो 6 + 4 कितना होगा, 10, 10 - 2 करता हो तो 8 आएगा।
प्लस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये क्या लिखा हमने 8 लैम्बडा लिखा। इसके आगे क्या करोगे, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या साइन आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, जो गिवन मैट्रिक्स था ना उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। वो डिटर्मिनेंट निकालने वाला काम हम लोग डायरेक्टली कैलसी से भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी 4, देखो मैंने यहाँ पर निकाली हुई है, ठीक है। वो उसे कैसे पुट करना होगा, प्लस माइनस, ठीक है, ये माइनस साइन आएगा तो उसके आगे हमें डिटर्मिनेंट की आई हुई वैल्यू यूज़ करनी है। वो कितनी होगी, 4 होगी। उसके सामने क्या लिखेंगे, ये इक्वल टू का 0 लिखेंगे, ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड में जो भी इक्वेशन लिखा है ना हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा, उसे ही कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। इसके रूट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती इन टर्म्स ऑफ, मतलब वेरीफाई कैलिस-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करते हो, ठीक है। इसके नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोगों ने निकाल दिया। उसके बाद हम लोग कैलिस-हैमिल्टन थ्योरम जो होता है वो मेंशन कर देंगे। सिंस लिख लेता हूँ, सिंस बाय कैलिस-हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है, बाय कैलिस-हैमिल्टन थ्योरम वी नो दैट, ठीक है। क्या लिखा, बाय कैलिस-हैमिल्टन थ्योरम वी नो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स is satisfied by its कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यही हमें वेरीफाई करना होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिख दिया हम लोगों ने फिलहाल। तो यहाँ पर हैंड राइटिंग खराब आई हुई है, लेकिन आप लोग समझ सकते हो क्या लिखा हुआ, फिर से बता रहा हूँ, बाय कैलिस-हैमिल्टन थ्योरम वी नो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेटिस्फाइड बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देयरफॉर हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हैं, इस लैम्बडा की जगह पे हम लोग क्या लेके आएंगे, मैट्रिक्स लेके आएंगे, ठीक है। यानी कि लैम्बडा क्यूब था, इधर क्या बन जाएगा, फिर ए क्यूब बन जाएगा, ठीक है। आगे क्या बनेगा, माइनस फाइव लिखना होगा, लैम्बडा की जगह पे ए आएगा, ए स्क्वायर करेंगे, प्लस 8 ए करना होगा, मैट्रिक्स है ये, -4 नंबर लिखा, ये नंबर है तो नंबर के साइड में आई आएगा। यूनिट मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर आई लिखना होगा, इज इक्वल टू राइट साइड में 0 नहीं होगा, ये नल मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होगा, ओ होगा, ठीक है। अभी हमें ये LHS इज इक्वल टू राइट साइड में नल मैट्रिक्स मिलता है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो अगर ये इक्वल टू नल मैट्रिक्स मिल जाएगा लेफ्ट साइड का सब कुछ कॉम्बिनेशन, इसका मतलब अपना कैलिस-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखो हम लोग क्या लिखेंगे, ये क्या लिखा मैंने, हियर लिखा ए इज इक्वल टू, ए गिवन मैट्रिक्स लिख लेते, जो दिया था वो क्या था, फर्स्ट रो में 4 6 6 था, सेकेंड रो के अंदर दिया हुआ था 1 3 2, ठीक है। थर्ड रो में दिया था -1, यहाँ पे लास्ट में था -5 और लास्ट में था -2, ठीक है। ये लिखा हम लोगों ने, पेज को तो ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। ये गिवन मैट्रिक्स ए लिख दिया, देयरफॉर आगे क्या कर देंगे, डायरेक्टली ए क्यूब बना देंगे, वो कैलसी से हमें निकालने आ जाएगा, ठीक है। कैलसी में ए मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब हम लोग उसका ए क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो हमें ये वाला मैट्रिक्स मिलेगा। देखो मैंने यहाँ पर ए क्यूब फाइंड आउट किया हुआ है, तो वो मैट्रिक्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए क्यूब के केस में, ठीक है। तो फर्स्ट रो में क्या एलिमेंट्स आएंगे हमें, 52 12 और 72, 52 लिखा, 12 लिखा, इधर क्या होगा 72 होगा। सेकेंड रो के अंदर एलिमेंट मिलेंगे 17 5 25, इस 17 लिखा, 5 लिखा, यहाँ पर क्या लिखूंगा 24 था, ठीक है। थर्ड रो के अंदर एलिमेंट्स होंगे -27 -15 -27 -15 आएगा, लास्ट वाला क्या होगा -40, ठीक है। ये ए क्यूब हो गया, एंड हमें ए स्क्वायर की भी रिक्वायरमेंट थी। देखो कैलिस-हैमिल्टन थ्योरम के अंदर ए स्क्वायर भी था ना, तो ये ए स्क्वायर की भी रिक्वायर्ड है। ए स्क्वायर अगर जब हम लोग निकाल लेंगे तो अपना लेफ्ट साइड वाला पूरा टर्म मिल जाएगा। LHS लेकर हम लोग ये वाला पार्ट लिखेंगे, ए क्यूब का सब्स्टिट्यूशन दिया जाएगा, ए स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन दिया जाएगा, ए तो मैट्रिक्स पता है हमें, आई यानी कि यूनिट मैट्रिक्स, तो उसको लेफ्ट साइड में कैलकुलेट वाला पार्ट अगर नल मैट्रिक्स आता है तो यानी कि अपना कैलिस-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं, ए मैट्रिक्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पर फीड किया हुआ था, तो ऑप्शन में जाऊँगा, एट मैट्रिक्स ए सेलेक्ट किया, उसका डायरेक्टली स्क्वायर करूँगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स मुझे मिल जाएगा। फर्स्ट रो के अंदर के एलिमेंट्स क्या होंगे, 16 12 24 होंगे, ठीक है। 16 12 ये 24 लिख दिए फर्स्ट रो के एलिमेंट। उसके बाद क्या होगा 5 5 8 होगा, 5 5 8 होगा, और थर्ड रो के एलिमेंट होंगे -7 -11 -12 -7 -11 -12, ठीक है। ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दिया। इसके बाद हमें क्या लिखना होगा, LHS लिखना होगा, ठीक है। तो इसके आगे वाले पार्ट में नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। ये क्या लिखा, LHS लिखा। LHS लिखने के बाद इक्वेशन क्या था, ये ए क्यूब -5 ए स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स ऑफ ए -4 आया था, वो लिखेंगे हम लोग इधर LHS के आगे, ए क्यूब -5 ए स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स ऑफ ए था -4 आया था, ठीक है। तो ए क्यूब की वैल्यू यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करनी होगी, ए क्यूब की वैल्यू यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। उसके बाद -5 लिखकर इधर मैं ए स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है। उसके
आगे मुझे ये यहाँ पर 8 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स लिख देना है, ठीक है। 8 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स होगा और लास्ट में ये माइनस साइन किया मैंने, माइनस साइन दिया। माइनस साइन के बाद मुझे 4 टाइम्स ऑफ आई यानी कि यूनिट मैट्रिक्स लिखना है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। लास्ट में मैंने यूनिट मैट्रिक्स लिख दिया। इस सब का एडिशन मुझे कितना मिलना चाहिए, 0 0 0 यानी कि नल मैट्रिक्स मिलना चाहिए, ठीक है, राइट इक्वल टू के आगे। तो चेक कर लेते हैं मिलता है कि नहीं। पहले यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर की वैल्यू होगी, तो ए स्क्वायर की वैल्यू मैं इधर पुट कर देता हूँ, 16 12 24 5 5 8 होगा, -7 -11 -12 होगा। इधर ए की वैल्यू रखनी है, ए की वैल्यू क्या थी, 466 466 132 132 और -1 -5 और यहाँ पे होगा -2, ठीक है। यहाँ पर ए क्यूब की वैल्यू रखनी थी, ए क्यूब के एलिमेंट्स थे 52 12 72 17 5 24 -27 -15 और इधर कितना होगा -40, ठीक है। अभी क्रॉस चेक कर लेते हैं ये सब कुछ इक्वल टू हमें नल मैट्रिक्स मिलता है या नहीं। हम लोग रैंडमली कुछ एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, सब करने की ज़रूरत है नहीं हमें, ठीक है। देखो रैंडमली में इक्वल टू के राइट साइड में जितने भी मैट्रिक्स दिख रहे हैं ना, हम लोग उसका सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट देखेंगे। क्या कहा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम में नंबर क्या दिख रहा है आपको, 17, तो ये 17 लिखूंगा मैं, पहले 17 लिखा। उसके आगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 5 इधर मल्टीपल हो जाएगा, माइनस साइन के साथ मल्टीपल कर तो कितना होगा, -5 × 5 -25। तो आगे क्या करूँगा, 70 के आगे माइनस क्या कर दिया मैंने, 25 कर दिया, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा हूँ, 8 × 1 कितना होगा, 8 होगा, 8 × 1 8 होगा, तो इसके आगे क्या करूँगा मैं, +8 करूँगा, ठीक है। उतना समझा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो में 0 है, इधर बाहर क्या 4 है, 4 अंदर जाएगा तो मल्टीपल होगा, तो वो 0 ही होगा, ठीक है। तो +0 कर दिया, तो इक्वल टू करने पर वैल्यू कितनी मिल रही है, 0, ठीक है, ये समझा। अभी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर लेते हैं। क्या कहा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्रॉस चेक करना है हमें। 52 ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 52 लिखेंगे, 52। उसके बाद ये माइनस दिया, माइनस 5 × 16 लिखना होगा, 16 5 से कितना होगा, 80 होगा, तो -80 कर देता हूँ, ठीक है, -80 कर दिया। 4 × 8 कितना होगा, 32 +32, तो ये +32 कर देता हूँ, ठीक है। उसके आगे देखो 4 × 1 कितना होगा, 4 होगा, +4 होगा, तो +4 कर दिया। इसका आंसर देखो हमें कितना मिल रहा है, इक्वल टू करने पर 8 मिल रहा है, ठीक है। एक्चुअली 8 नहीं मिलना चाहिए था, वो तो हमें 0 मिलना चाहिए था, मिस्टेक हो गया। देखो मैंने यहाँ पर +4 ऐड किया है ना, +4 ऐड नहीं हो रहा था। ये क्या दिख रहा है आपको, माइनस साइन दिख रहा है, तो वो 4 × 1 माइनस हो रहा था, तो इस 4 की जगह पर +4 की जगह पर क्या करना चाहिए, मैंने माइनस लेना चाहिए था, ठीक है। तो वो माइनस कर दूंगा मैं, इधर आकर माइनस कर दिया, ठीक है। तो अभी इक्वल टू करने पर देखो रिजल्ट कितना मिलेगा, 0। तो इक्वल टू के आगे सब कुछ 0 आ जाएगा। कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई थी पिछली बार। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 आया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम भी ये 0 आता है। ये इसका मतलब बाकी के सारे 0 ही आएंगे। आप लोग चाहते हो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, मैं इधर डायरेक्टली 0 0 लिख दूंगा, ठीक है। तो और इसके लिए LHS में क्या था, LHS में जो इक्वेशन था वो लिखेंगे हम लोग, ठीक है। वो इक्वेशन क्या था, a³ -5 टाइम्स ऑफ a² +8 टाइम्स ऑफ a था, -4 टाइम्स ऑफ i था, इक्वल टू नल मैट्रिक्स मिला हमें, ठीक है। तो लास्ट में इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर कैलिस-हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है। तो देखो लास्ट में हमने सेंटेंस लिख दिया है, थस कैलिस-हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। यहाँ पे अपने क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। 6 मार्क का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आपको 6 मार्क्स कंप्लीट मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सेम टॉपिक के ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन इस तरीके से होगा, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, आल्सो फाइंड द डायगोनल फॉर्म एंड द डायगोनल मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ आपको 6 -2 2, सेकेंड रो के एलिमेंट है -2 3 -1, थर्ड रो के एलिमेंट है 2 -1 3, ठीक है। ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आया हुआ था। इस क्वेश्चन को अभी हम लोग कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैं नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने नीचे लिख दिया है, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, आल्सो फाइंड द डायगोनल फॉर्म एंड द डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें, फर्स्ट रो के अंदर के एलिमेंट है 6 -2 2, सेकेंड रो के एलिमेंट है -2 3 -1, थर्ड रो के एलिमेंट है 2 -1 3, ठीक है। तो देखो इस टाइप के प्रॉब्लम में हमें क्या करना होता है, पहले तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के बाद उसे सॉल्व करने पर हमें लैम्बडा की वैल्यूज़ मिलेगी। वो जो लैम्बडा की वैल्यूज़ आएंगी उसे कहा जाएगा आइगन वैल्यूज़, ठीक है। उस हर एक आइगन वैल्यू के ऊपर हमें आइगन वेक्टर निकालना होगा। ये वाला काम हमें करना ही होता है डायगोनलाइजेबल फॉर्म निकालते वक्त, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें क्या कर लिखना होगा, राइटिंग
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, ये उसे मैंने WCE शॉर्ट फॉर्म में लिखा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, गिवन मैट्रिक्स को एक वर्टिकल बार के अंदर लिखेंगे जिसमें डायगोनल एलिमेंट से हमें माइनस लैम्बडा करना होगा। इसके पहले जैसे किया था वैसे ही 6 माइनस लैम्बडा किया जाएगा। उसके बाद -2 एज इट इज़ रहेगा, ये 2 एज इट इज़ रहेगा, इधर ये वाला -2 एज इट इज़ रहेगा, इधर क्या करोगे 3 माइनस लैम्बडा करोगे, नीचे का -1 एज इट इज़, इधर 2 एज इट इज़, ये -1 एज इट इज़, यहाँ पर 3 माइनस लैम्बडा, ये वर्टिकल बार आएगा इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या, देखो यहाँ पे पहले लैम्बडा क्यूब ही लिखना है, उसके बाद प्लस माइनस अल्टरनेट साइन यूज़ करना है, इसके बाद माइनस साइन आएगा। लेकिन अगर डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन का साइन अगर माइनस आता है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतना याद रखना। अभी देखो डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन कितना मिलेगा, 6 + 3 9, 9 + 3 होता है 12, ठीक है, वो प्लस आया, प्लस माइनस में जाना होगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे -12 लिखोगे, साइड में क्या होगा लैम्बडा स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस माइनस फिर यहाँ पे साइन क्या आएगा प्लस आएगा, तो वो साइन मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद वाला नंबर कैसे आएगा, देखो आगे का नंबर निकालने के लिए हमें गिवन मैट्रिक्स में से पहले लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर के 4 नंबर लेने हैं, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर के 4 नंबर जो क्या होंगे 6 -2 3 होंगे, ठीक है, जिसे हम लोग एक डिटरमिनेंट के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो मुझे क्या लिखना होगा 6 -2 और ये 3 लिखा। उसके बाद लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर के 4 एलिमेंट 3 -1 3, ठीक है, ये क्या लिखा 3 -1 3 लिखा। उसके बाद कॉर्नर कॉर्नर के एलिमेंट्स क्या हो गए 6 2 2 3, ठीक है, ये 6 2 2 3 लिखा, ठीक है। अभी आप लोग क्या करो, ये जो दो मैट्रिक्स की ये दो ऑर्डर के जो डिटरमिनेंट दिख रहे हैं ना, आप लोग उनकी वैल्यूज़ निकालो, ठीक है। तो ये कितना होगा 6 3 9 होगा, सॉरी 6 3 8 होगा, 18 होगा, 6 3 ये 18 लिखा, -2 × -2 कितना होगा +4, ठीक है, उसके पहले माइनस साइन होता तो इधर -4 लिखा, इसका रिजल्ट कितना होगा 18 - 4 14 आ जाएगा, ठीक है, ये 14 लिखा हमने यहाँ पर, 3 3 9, -1 × -1 +1, उसके पहले माइनस साइन, तो 9 - 1 8, ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या लिखोगे +8 हमें करना होगा, ठीक है। लास्ट वाले डिटरमिनेंट देखो क्या करोगे 6 3 18, 18 - 4 कितना होगा अगेन 14 होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा 14 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा 14 + 8 + 14, जिसका रिजल्ट होगा 36। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या लिखोगे 36 लैम्बडा, ठीक है। उसके बाद फिर से माइनस साइन देकर हम लोग क्या करेंगे, अभी जो मैट्रिक्स दिया होता है उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू माइनस आती है तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर प्लस हो जाएगा, ठीक है, इतना याद रखना। तो वो वैल्यू हम लोग कैलसी से निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो हमें यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी 32, ठीक है, तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। प्लस वैल्यू आई तो प्लस माइनस जा रहा है, तो इधर 32 ही लिखना होगा, ठीक है। इक्वल टू क्या था, ये आगे 0 था, तो ये जो इक्वेशन मिल रहा है उसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। लैम्बडा क्यूब दिख रहा है तो इसका मतलब हमें 3 रूट मिलेंगे, ठीक है। देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें कैलसी पर देखो 2 ही रूट दिखाई दे रहे हैं। ये x1 दिखाई दे रहा है 8, यानी कि पहला रूट कितना मिल रहा है हमें 8 मिल रहा है। यहाँ पर देखो पावर में 3 होने के कारण 3 रूट मिलने चाहिए थे, लेकिन ये x1 मिला हमें 8 मिला। इसके बाद अगर इक्वल टू कर लेते तो हमें x2 मिल रहा है कितना 2 मिल रहा है, ठीक है, x2 2, तो x2 2 लिखा। उसके आगे फिर से इक्वल टू कर देते तो वापस वो कहाँ पे आ रहा है, इक्वेशन पे ऊपर आ रहा है। इसका मतलब लास्ट वाला रूट ये जो है 2 वो रिपीट हुआ है, ठीक है। इसके कारण हमें आगे फिर से क्या लिखना होगा 2 लिखना होगा, ठीक है। इतना ये पॉइंट समझ लो। कैलसी पे क्या होता है, जो रूट रिपीट होता है वो लास्ट में आता है, ठीक है। तो ये हमें रूट क्या मिले 8 2 2 इतने मिले, ठीक है। अभी हमें आगे क्या स्टेप में क्या करना होगा, आए हुए आइगन वैल्यूज़ के ऊपर आइगन वेक्टर निकालना होगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, नाउ टू फाइंड, ठीक है, ये क्या लिखा नाउ टू फाइंड आइगन वेक्टर एट लैम्बडा इक्वल टू 8, ठीक है। देखो आइगन वैल्यू लैम्बडा इक्वल टू 8 ये कितनी बार आया, 8 कितनी बार आया हुआ, एक ही बार आया ना, तो इसके कारण उसको क्या कहेंगे, उसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है ऐसा कहेंगे, ठीक है। जो रूट जितनी बार रिपीट होता है उसे कहा जाता है एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। 8 ये एक ही बार रिपीट हुआ तो 8 मतलब उसके क्या कहेंगे एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी उसकी 1 कहेंगे। 2 ये आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब उसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा पुट लैम्बडा इज इक्वल टू 8 इन, ये स्क्वायर ब्रैकेट पुट किया a माइनस लैम्बडा आई, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके साइड में ये x लिखा इज इक्वल टू 0 लिखा है, ठीक है। यहाँ पर x का मतलब होगा आइगन वेक्टर जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी, और ये जो a माइनस एक्स आई जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ इसका मतलब ये वाला टर्म होगा, ठीक है, जहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू हम लोग कितनी लेने वाले हैं 8 लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 6 - 8 करने पर कितना होगा, ये -2 होगा, -2 - 2 2 हो जाएगा, ये फर्स्ट रो। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा
-2 और साइड में 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, -2 ये रहेगा नीचे एज इट इज़, साइड में ये 3 - 8 -5 लिखेंगे इधर, ठीक है। साइड का ये -1 हमें एज इट इज़ लिखना होगा, ये 2 -1 रहेगा इधर, 3 - 8 कितना लिखोगे, -5 लिखोगे, ठीक है। ये साइड में क्या दिख रहा है आपको, एक्स का मतलब हमें लेना है x1 x2 x3 लेना है, ठीक है। इसके अंदर 3 एलिमेंट रहेंगे, इज इक्वल टू ये 0 दिख रहा है, 0 का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये 0 0 0, इस तरीके से ये नल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो अभी जो मैट्रिक्स हमें दिख रहा है उसके अंदर के तीनों रो अलग अलग है, क्या कहा, तीनों रो अलग अलग है, ठीक है। तो हम लोग जब तीनों रो अलग होते तो उसमें से कोई भी 2 रो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर तीनों रो एक जैसे होते थे या फिर तीन में से कोई भी एक रो एक जैसे होते तो हमें जो 2 रो अलग है वो सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। पॉइंट को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर कोई दो रो के रेशियो भी अगर सेम होते थे तो हमें उनमें से एक रो सेलेक्ट करना होता था और तीसरा रो सेलेक्ट करना होता था, ठीक है। अगर तीनों रो डिफरेंट है तो हम लोग ऐसे केस में तीनों में से कोई भी 2 रो हम लोग अपनी चॉइस से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले 2 रो सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पहले 2 रो अगर मैं सेलेक्ट करता तो मुझे इक्वेशन कैसे मिलेंगे, देखो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, हियर वी गेट, ठीक है। क्या लिखा, हियर वी गेट। पहले 2 रो मैंने सेलेक्ट करने पर मुझे इक्वेशन क्या मिलेंगे, -2x1 होगा, -2x2 होगा, +2x3 होगा, ठीक है। इज इक्वल टू 0 लिखा। उसके बाद -2 क्या आएगा, x1 लिखा, -5x2 लिखा, -x3 लिखा, इक्वल टू 0 लिखा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे फिर मुझे क्या लिखना होगा, बाय क्रैमर्स रूल लिखना है, बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमें x1 लिखना होता है, फिर नीचे एक लाइन, फिर यहाँ पर 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट फिट होगा, इतनी जगह छोड़ दो। उसके बाद इक्वल टू बीच में आएगा, बीच में होगा -x2 अपॉन, फिर से 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फिट होगा, इसी जगह छोड़ दो, इक्वल टू 2 x3 लिखो, उसके नीचे फिर से 2 मैट्रिक्स का 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बैठेगा, इतनी जगह छोड़ दो, इक्वल टू सामने क्या लिखो, t लिखो, ठीक है। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पर x1 नीचे 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बैठेगा, ऐसी जगह छोड़िए, बीच में -x2 लिखा, नीचे 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बैठेगा, ऐसी जगह छोड़िए, आगे इक्वल टू x3 अपन 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बैठेगा, ऐसी जगह छोड़िए, इक्वल टू t लिखा हुआ है, ठीक है। x1 दिख रहा है, जब x1 दिखाई दे रहा है आपको तो उसके बाद x2 x3 के कोएफिशिएंट लिखोगे, क्या कहा, x2 x3 के कोएफिशिएंट लिखोगे। तो फर्स्ट रो में क्या आएगा, पहले इक्वेशन के x2 x3 के कोएफिशिएंट जो है -2 2, तो इधर क्या लिखना है हमें, -2 लिखना है, इधर 2 लिखना है। और सेकेंड वाले रो में सेकेंड वाले इक्वेशन के x2 और x3 के कोएफिशिएंट जो क्या हो गया, -5 -1 होंगे, ठीक है। यहाँ पर -5 इधर -1 होगा, यहाँ पर ये -x2 आता है, यहाँ पर ये माइनस साइन देना चाहिए, ये क्रैमर्स रूल का पार्ट होगा, ठीक है। अभी देखो ये x2 लिखा है, तो जब x2 लिखा है हमें x2 को छोड़कर जो बचे हुए जो वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट लिखने होंगे, यानी कि x1 x3 के कोएफिशिएंट लिखने होंगे। x1 का कोएफिशिएंट कितना दिखाई दे रहा है, -2, और x3 का कोएफिशिएंट कितना दिखाई दे रहा है, +2। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में आए हुए x1 और x3 के कोएफिशिएंट, x1 का है -2, x3 का है -1। x3 दिख रहा है, इसका मतलब हमें x1 x2 के कोएफिशिएंट लिखने होंगे पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन में से, वो क्या लिखेंगे, -2 इधर क्या होगा, -2 इधर क्या होगा, -5 होगा, ठीक है। तो इधर x1 तो आएगा अपॉन में डिटरमिनेंट जैसे निकाला जाता है उसी तरह से हम लोग डिटरमिनेंट की वैल्यू नीचे निकालेंगे, -2 इंटू -1 कितना होगा, +2, -5 इंटू 2 कितना होगा, -10 होगा। उसके पहले माइनस साइन होता है तो वो +10 होगा, +10 इंटू +2 हो जाएगा, ठीक है। +10 +2 कितना होगा, 12, तो इधर बचेगा 12, इक्वल टू -x2 लिखा अपॉन में -2 इंटू -1 +2 होगा, ठीक है। -2 इंटू 2 -4, उसके पहले प्लस साइन होता है, 4 + 2 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। इक्वल टू क्या आ गया, देखो यहाँ पर ऊपर हम लोग x3 लिखेंगे, ठीक है। -2 इंटू -5 लिखा, -5 इंटू -2 कितना हो जाएगा, +10, -2 इंटू -2 कितना होता है, +4 हो जाएगा, ठीक है। 10 - 4 होगा, 10 - 4 कितना लिखोगे, 6, इज इक्वल टू कितना आया, ये t आया, ठीक है। तो यहाँ से देखो x1 की वैल्यू कितनी होगी, 12t हो जाएगी, मतलब मिडिल वाले 2 टर्म नहीं देखोगे, डायरेक्टली x1 की वैल्यू 12t बना दी हम लोगों ने। ये x2 -x2 60 होगा, लेकिन हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, x2 इक्वल टू -60 लिख दिए, और x3 कितना होगा, 6t होगा, ठीक है। x1 x2 x3 किसके अंदर आए हुए थे, कैपिटल X के अंदर आए हुए थे, ठीक है। कैपिटल X मतलब क्या होगा, आइगन वेक्टर होगा एट लैम्बडा इक्वल टू 8 इस वैल्यू पर ऊपर। तो x1 लिखा, x2 लिखा, x3 लिखा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, इक्वल टू x1 की वैल्यू 12t -6t, इधर कितना था, 6t था। इसमें से कॉमन क्या बाहर निकल रहा है, 6t को कॉमन बाहर निकाल लेते तो अंदर क्या क्या होगा, 2 - 1 1, ठीक है। तो ये 2 - 1 1 इज द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इज इक्वल टू 8। तो वो सेंटेंस हम लोग लिख देंगे, हियर x इज इक्वल टू 2 - 1 1
इज आइगन वेक्टर, ठीक है, इज आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इज इक्वल टू 8, ठीक है, इतना लिख दिया। अभी हमें क्या निकालना है, आइगन वेक्टर ही निकालना है व्हेन लैम्बडा इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो वैसे स्टेटमेंट हम लोग लिख लेंगे आगे। नाउ टू फाइंड लिखा, नाउ टू फाइंड आइगन वेक्टर, ठीक है, नाउ टू फाइंड आइगन वेक्टर एट लैम्बडा इक्वल टू 2। देखो लैम्बडा इक्वल टू 2 ये आइगन वैल्यू है, कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, लैम्बडा इक्वल टू 2 इस वैल्यू के लिए 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ आइगन वैल्यूज होता है। इस केस में 2 ये रिपीट हुआ है 2 बार, इसका मतलब लैम्बडा इक्वल टू 2 इसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, पुट लैम्बडा इक्वल टू 2 इन, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए लिखा माइनस लैम्बडा आई किया, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट एक्स किया इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, ओई गेट, ठीक है। तो आगे लैम्बडा इक्वल टू ये वैल्यू हमें कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी होगी, देखो शुरुआत में जो राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला पार्ट लिखा था ना, वहाँ पर हम लोग लैम्बडा की वैल्यू कितनी लेंगे, 2 लेंगे। तो 6 माइनस 2 कितना होगा, 4 होगा। तो फर्स्ट रो में एलिमेंट बनेंगे 4 माइनस 2 2, ठीक है, वो उसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देना होगा। 4 माइनस 2 2 बन रहा था वो लिख दिया, ठीक है। लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट भी करना है, माइनस 2 आएगा इधर, ठीक है, माइनस 2 लिखा। आगे हमें लिखना होगा 3 माइनस 2 कितना होगा, 1 होगा, इधर 1 लिखा। लास्ट में कितना होगा, फिर से -1 होगा, ठीक है। अभी देखो लास्ट में 2 2 -1 होगा, 3 माइनस 2 कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। साइड में क्या लिखोगे, x1 x2 x3, x1 x2 x3 लिखा। लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू क्या होगा, 0 0 0 होगा, ठीक है। इधर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अभी ये जो मैट्रिक्स आया है ना हमें लास्ट पे, उसको ध्यान दो, तीनों रो एक जैसे है या नहीं, ये क्रॉस चेक करो, ठीक है। अभी देखो 4 माइनस 2 2, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो रिजल्ट कितना होगा, इधर 2 आएगा, इधर -1 होगा, इधर 1 होगा, ठीक है। लास्ट वाला देखो 2 -1 1, यानी कि पहले वाले रो को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा, रिजल्ट 2 -1 1 होगा। और लास्ट वाला रो भी सेम ही है, ठीक है। इसका मतलब पहला और लास्ट वाला रो एग्जैक्टली सेम ही है, क्योंकि फर्स्ट रो को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट वाला रो ही मिल रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। और यहाँ पर देखो मिडल वाले रो को, यानी कि सेकेंड वाले रो को अगर हम लोग माइनस साइन से मल्टीपल कर देते हैं तो फिर भी हमें लास्ट वाला रो मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इस मैट्रिक्स के अंदर तीनों रो एक जैसे ही है। क्या कहा, इसका मतलब गिवन मैट्रिक्स के अंदर तीनों रो कैसे है, एक जैसे ही है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग क्रैमर्स रूल अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे केस के अंदर हम लोग क्रैमर्स रूल अप्लाई कर सकते, इतना तो क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के अंदर है ना, हमें दूसरे और तीसरे रो को 0 करना होगा, ठीक है। यानी कि सिर्फ आपके पास फर्स्ट रो ही बचेगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ये जो R1 है, R1 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ विथ R3, ठीक है। ये फिर ये वो चेंजेस मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर 2 लिखा, -1 किया, 1 किया, और ये मिडल वाला -2 1 -1, और तीसरा वाला क्या था, 4 -2 2 था, ठीक है। ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इधर क्या रहेगा, ये x1 x2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेंगे। और राइट साइड का ये वाला पार्ट 0 0 0 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला वाला रो ही रहेगा, नीचे के 2 रो 0 हो जाएंगे। कब, जब तीनों रो एक जैसे होंगे। इस केस में ऐसा हमें करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो मैं क्या कर रहा हूँ, R2 में सेकंड R2 में मैं क्या मिला रहा हूँ, फर्स्ट रो मिला रहा हूँ। और इधर क्या कर रहा हूँ मैं, R3 रो में -2 टाइम्स ऑफ R1 करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे सेकेंड और थर्ड रो 0 हो जाएगा। तो हमें देखो वैल्यू क्या मिलेगी, सिर्फ फर्स्ट रो का ही एलिमेंट रहेगा अपने पास, 2 -1 1 ही रहेगा। और यहाँ पर ये 0 0 हो जाएंगे, और लास्ट वाले रो के भी एलिमेंट 0 हो जाएंगे। साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, x1 x2 x3 लिख देंगे, ठीक है। इधर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट होगा इक्वल टू, यहाँ पर 0 0 0 आ जाएगा, लास्ट में फिर से क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, ठीक है। जो पहला इक्वेशन आएगा वही परिणाम बना सकते हैं हम लोग। फिर आगे क्या लिखूँगा मैं, हियर ओई गेट लिखा, ठीक है, हियर ओई गेट। तो हमें यहाँ पर पहला इक्वेशन क्या मिल रहा है, 2 टाइम्स ऑफ x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 लिखा, ठीक है। हमें दूसरा तीसरा इक्वेशन बन ही नहीं रहा है, तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, लेट x3 इक्वल टू हम लोग अपनी तरफ से t मान लेंगे, ठीक है। तो ये क्या किया, लेट लिखा नीचे पीछे, लेट x3 इक्वल टू क्या माना, t माना, ठीक है, इसे अंडरलाइन कर दिया। एंड x2 को हम लोग मान लेते हैं s मान लिया, x2 को क्या माना, s माना। तो देखो ये 2 टाइम्स ऑफ x1 माइनस x2 लिखा हुआ है, x2 कितना होगा, x2 हो जाएगा आपका, s लिया है ना हमने, प्लस आगे ये क्या लिखा है, x3 कितना हो जाएगा आपका, t हो जाएगा, इक्वल टू क्या बन रहा गया, ये 0, ठीक है।
तो ये 2x1 लिखा, x1 की वैल्यू क्या रहेगी, ध्यान दो इधर 2x1 लिखा हुआ है, ये आगे जाएंगे तो ये प्लस माइनस एस का प्लस एस बना, प्लस टी का माइनस टी बनेगा, ठीक है। ये x1 लिखा, x1 क्या होगा, ये 2 राइट साइड में आएगा तो दोनों के अपॉन में आएगा एस और टी के, तो इधर कैसे लिखा एस माइनस टी बाई टू। ये x1 लिखा फिर से लेफ्ट साइड में, x1 क्या रहेगा x/2, ठीक है, और ये बीच में माइनस t/2 रहेगा, ठीक है। तो x1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एस एंड टी हमें क्या मिली, s/2 माइनस t/2 मिली। x2 कितना लिया हुआ हम लोगों ने, x2 s लिया हुआ था, और x3 कितना लिया हुआ है, t लिया हुआ है, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे करेंगे x क्या रहेगा, x1 x2 x3, ठीक है, इक्वल टू पुट किया, x1 क्या होगा, x1 s/2 माइनस t/2, ठीक है। x2 कितना लिखा था हम लोगों ने, x2 s लिखा था, x2 s और x3 t लिखा था, यहाँ पर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे तो कैपिटल एक्स ही रखेंगे हम लोग, ठीक है, आइगन वेक्टर के लिए ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया। इधर हम लोग पहले एस को सेपरेट कर देंगे, तो ये s/2 कर दिया, यहाँ पर s है तो ये s लिखा, यहाँ पर s नहीं है तो उधर क्या लिख लेता हूँ, उधर 0 लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर फिर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ, बीच में मैंने प्लस लिखा, फिर से ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। अभी टी वाले टर्म लिखेंगे, ये क्या दिख रहा है माइनस t/2, तो इसमें माइनस t/2 लिख लेता हूँ। यहाँ पर t नहीं है तो उधर क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ पर t है तो हम लोग इधर t लिख देंगे, ठीक है। देखो अभी इन दोनों का एडिशन करके देखो यही टर्म मिलने वाला है ना हमें। अगर इन लास्ट में जो एडिशन रोल मैंने लिखे हैं कॉलम अलग अलग, इनका एडिशन करूँगा तो ये ऊपर वाला ही मिलेगा, ठीक है। इधर ध्यान दे रहा एक्स लिखा हम लोगों ने, एक्स यहाँ से हम लोग कॉमन बाहर किसे लिख सकते हैं, एस को बाहर ले सकते हैं। क्या कहा, यहाँ से हम लोग कॉमन बाहर किसे ले सकते हैं, एस को। चाहते तो हम लोग हाफ को भी कॉमन बाहर ले लेंगे, तो ये हाफ को भी मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। s/2 को कॉमन बाहर ले लिया, s/2 को कॉमन बाहर लेने पर पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म क्या रहेगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट प्लस इधर से मैं माइनस t/2 को बाहर लेता हूँ, माइनस t/2 को बाहर ले लिया, ठीक है। तो ये वाला टर्म क्या होगा, माइनस t/2 को बाहर लेने पर 1 हो जाएगा, ये 0 रहेगा, इधर क्या रहेगा -2 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये जो दो अलग अलग कॉलम मिले ना हमें, उसे कहा जाएगा आइगन वेक्टर कहा जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, हियर वी गेट, ठीक है, वी गेट आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर क्या मिले हमें, 1 2 0 एंड ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 1 0 -2 हो जाएगा, ठीक है, एट लैम्बडा इक्वल टू 2 या फिर करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इक्वल टू 2 ऐसा लिख सकते थे, ठीक है। देखो इस प्रॉब्लम के अंदर हमें आइगन वैल्यूज़ क्या मिली थी, 8 और 2 मिली थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये लिख लेता हूँ मैं, फॉर लैम्बडा इक्वल टू 8 के लिए एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी आई थी, 1, और उसी के आगे मैं एंड जीएम लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके लिए जीएम मतलब क्या होगा, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, उसका मतलब क्या होता है, जो आइगन वैल्यूज़ होता है ना पर्टिकुलर, उसके ऊपर मिलने वाले आइगन वेक्टर, ठीक है। तो लैम्बडा इक्वल टू 8 इस आइगन वैल्यू पे और होमवर्क इस वैल्यू के ऊपर हमें आइगन वेक्टर कितने मिले थे, एक ही मिला था, ठीक है। तो उसे भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। एंड आगे मैं क्या लिख रहा हूँ, लैम्बडा इक्वल टू 2, ठीक है। ये दूसरा आइगन वैल्यू था जो कि कितनी बार रिपीट हुआ था, 2 बार। अगर आइगन वैल्यू 2 बार रिपीट होता है तो उसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। एंड ये साइड में ऐसा वर्टिकल बार लगा देता हूँ, ये 8 के लिए लेफ्ट साइड में लिखा, 2 के लिए मैं राइट साइड में लिख रहा हूँ। एंड जीएम का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, इसका मतलब होता है उस पर्टिकुलर आइगन वैल्यू के ऊपर कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स मिले हुए, लैम्बडा इक्वल टू 2 के ऊपर हमें 2 मिले हुए, तो हम लोग 2 यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं अभी बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स बाय डिफ़ॉल्ट डायगोनलाइजेबल कब होगा, जब उसके अंदर आने वाले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स या फिर आइगन वैल्यू सब के सब डिस्टिंक्ट हो गए, तब वो बाय डिफ़ॉल्ट मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर आइगन वैल्यूज़ अगर डिस्टिंक्ट आएगी, ठीक है, यानी कि नॉन रिपीटेड होगी, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो मैट्रिक्स कैसे हो जाएगा, डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। लेकिन इस मैट्रिक्स के अंदर हमें आइगन वैल्यूज़ रिपीट आई थी, ठीक है, यानी कि देखो लैम्बडा इक्वल टू ये वैल्यू रिपीट हुई थी, ठीक है। तो इसे हम लोग डायरेक्टली डायगोनलाइजेबल नहीं कह सकते, लेकिन ये फिर भी डायगोनलाइजेबल होने के चांसेस कब बनते हैं, जब जो लैम्बडा इक्वल टू ये आइगन वैल्यू रिपीट हुआ था, यानी कि उसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी आई थी, 2 आई थी। तो जो आइगन वैल्यू रिपीट होता है, यानी कि उसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर 2 मिल गई, तो उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी हमें 2 ही मिलनी चाहिए। इन दैट केस वो मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमें मिल रहा है लैम्बडा इक्वल टू 2, इस आइगन वैल्यू पे उसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो रही थी, 2। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी यानी कि उसका रिपीटेशन ऑफ आइगन वेक्टर कितना हो रहा है, वो भी 2 हो रहा है। इसका मतलब केस सेटिस्फाई हो रहा है ना, जो दूसरा कंडीशन होता है, ठीक है। तो वो कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब गिवन मैट्रिक्स कैसा होगा, डायगोनलाइजेबल होगा, ठीक है।
तो आगे क्या लिखेंगे हम लोग, ये वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है, इसके कारण हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। ठीक है, अगर मान के चलो लैम्बडा इक्वल टू 2, ये मैट्रिक ये आइगन वैल्यू कितनी बार आया था, 2 बार आया था, यानी कि उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 आ गई। लेकिन इसके ऊपर अगर हमें ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी यानी कि उसके ऊपर एक ही आइगन वेक्टर मिलता था तो हम लोग इसको डायगोनलाइजेबल नहीं कर सकते थे, नहीं कह सकते थे। ठीक है, क्योंकि अगर रूट डिस्टिंक्ट होता है तो डिस्टिंक्ट वाले आइगन वैल्यू के ऊपर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम ही मिलनी चाहिए। वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती थी अगर यहाँ पर जेएम की वैल्यू 1 होती तो। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर जेएम की वैल्यू 2 हो रही है और एएम भी कितना है, 2 है, तो इसके कारण हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल ऐसा लिख सकते हैं, डायगोनलाइजेबल। ठीक है, एंड जो डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स होगा उसे डी से डिनोट किया जाएगा। वो क्या रहेगा, जो आइगन वेक्टर्स हमें जो आइगन वैल्यूज मिली है ना हमें, वही लिखना है, सिर्फ डायगोनली लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 0 0 कर दिया, फिर 0 2 0 कर दिया, लास्ट में 0 0 2 कर दिया। ठीक है, एंड मॉडल मैट्रिक्स बोलते हैं इसे, या फिर ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स भी बोलते हैं उसको। वो ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स हम लोग मेंशन कर देंगे, एंड ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स डिनोट किया जाएगा एम से, एम इज इक्वल टू, वो देखो क्या लिखना होगा आपको, 8 इस आइगन वैल्यू पे ऊपर जो आइगन वेक्टर आया था ना, वो हमें 8 देखो कहाँ पे लिखा है, फर्स्ट कॉलम में लिखा है ना, तो फर्स्ट कॉलम में हमें 8 इस आइगन वैल्यू पे आया हुआ आइगन वेक्टर ही लिखना होगा। ये 2 देखो, 2 पे हमें 2 आइगन वेक्टर मिले थे, 1 0 1 2 0 और 1 0 -2, तो वो कैसे ही आगे पीछे लिखे तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 8 इस आइगन वैल्यू के ऊपर आया हुआ पहला आइगन वेक्टर लिख दूंगा। वो कितना मिला था हमें, पिछले वाले पेज पर लिखा हुआ है हम लोगों ने, वो आया था हमें कितना, कहाँ पर लिखा हुआ है चेक कर लेता हूँ। हाँ देखो, वो हमें कितना मिला था, 2 -1 1 मिला था। ठीक है, तो इधर क्या लिखना होगा मुझे, 8 इस आइगन वैल्यू फर्स्ट कॉलम में लिखा है, तो फर्स्ट कॉलम में ही उसका आया हुआ आइगन वेक्टर हमें लिखना होगा। ठीक है, जो कितना मिला था 2 -1 1, बाद में इसे हम लोग क्रॉस चेक करके भी देखेंगे। ठीक है, 2 -1 1 लिखा। अब ये देखो 2 इस आइगन वैल्यू के ऊपर हमें 2 आइगन वेक्टर्स मिले थे, 1 2 0 1 0 -2, तो ये मैं पहले 1 2 0 लिख लेता हूँ, 1 2 0 मैंने लिखा, आगे क्या लिखूँगा 1 0 -2 लिख दूँगा, 1 0 -2। ठीक है, तो अभी इसको क्रॉस चेक करने वाला काम भी मैं करके बताता हूँ आपको। लास्ट में बस इतना ही लिख दूंगा, वेयर क्या लिखा, ये एम इनवर्स की लिखा, ए लिखा, एम किया इज इक्वल टू डी कर दिया। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन हम लोग क्रॉस चेक करेंगे अभी। ठीक है, देखो इस सेम मैट्रिक्स के अंदर ये सेकंड वाला रो और ये थर्ड वाला सेकंड वाला कॉलम और थर्ड वाला कॉलम हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, बिकॉज देखो यहाँ पर 2 वैल्यू लिखी है और यहाँ पर भी 2 वैल्यू लिखी है, लेकिन किस टू के लिए कौन सा आइगन वेक्टर होगा वो कैसे पता, नहीं पता ना। तो हम लोग इसके कारण क्या कह रहा हूँ, 1 2 0 ये कॉलम हम लोग थर्ड कॉलम में भी लिख सकते हैं, थर्ड वाला कॉलम सेकेंड कॉलम में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। जो क्वेश्चन का मैट्रिक्स था अपना ए, उसे मैं मैट्रिक्स ए के अंदर ही सब्स्टिट्यूट कर लूँगा। ठीक है, जो मैट्रिक्स ए के अंदर मैं डिफाइंड मैट्रिक्स जब करूँगा, मैट्रिक्स ए के अंदर मैं क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ मैट्रिक्स फिल करने वाला हूँ, और मैट्रिक्स बी के अंदर मैं ये वाला मैट्रिक्स फिल करूँगा, एम वाला। ठीक है, तो मैट्रिक्स बी के अंदर अपना एम आने वाला, मैट्रिक्स ए के अंदर क्वेश्चन का पार्ट आने वाला है। ठीक है, इतना समझ लो। यहाँ पे देखो हम लोगों ने मैट्रिक्स बी के अंदर कॉर्नर में क्या दिख रहा है, मैट्रिक्स बी दिख रहा है ना, मैट्रिक्स बी के अंदर ये एम वाला मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, 2 1 1 -1 2 0 1 0 -2। ठीक है, अभी लास्ट में मैं ये एम इनवर्स ए एम ये वाला मैं ऑपरेशन में परफॉर्म करूँगा कैलसी पे, तो वो मुझे इक्वल टू डी यानी कि ये वाला डायगोनल मैट्रिक्स मिलना चाहिए। ठीक है, वो क्रॉस चेक करके देखते हैं। पहले एम ये लिखा है ना मैंने, ये तो मुझे बी इनवर्स लिखना होगा। ठीक है, तो देखो कैलसी पे ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म किया जाएगी, ये ऑपरेशन लिया, मैट्रिक्स बी मुझे लेना है, उसका इन्वर्स करना है मुझे। ठीक है, तो ये उसका इन्वर्स मैं कर देता हूँ। यहाँ पे देखो बी इन्वर्स लिख दिया, इनटू अभी क्या करना होगा, मैट्रिक्स ए लेना होगा क्वेश्चन का, तो ये क्वेश्चन का मैट्रिक्स ले लिए, इनटू अभी क्या करना है, फिर से मैट्रिक्स बी लेना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स बी ले लिया, इसको इक्वल टू करने पर हमें आंसर कितना मिलना चाहिए, डी मिलना चाहिए। अगर डी मिलता है तो अपना आंसर सही होगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू करने पर देखते हैं आंसर। तो देखो ये क्या मिला, 8 0 0 0 2 0 0 0 2, यही मिला ना देखो मैट्रिक्स आंसर। तो इसका मतलब ये अपना क्वेश्चन कैसा है, सही हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग लास्ट के 2 कॉलम भी इंटरचेंज कर देंगे ना, फिर भी हमें सेम ही आंसर मिलेगा, उसे भी क्रॉस चेक करके देखते हैं। वैसे तो एग्ज़ाम में इस तरीके से क्रॉस चेक करने का कोई ज़रूरत है नहीं, आपको जैसे आंसर आता है बस वही लिखते जाओ, ये दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, सिर्फ ट्रांसफर मैट्रिक्स लिखा तो भी काफ़ी, ये कंडीशन क्रॉस चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो बी मैट्रिक्स हम लोगों ने पहले ये फिल किया था, उसको मैं ये सेकेंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर देता हूँ,
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अपने फाइनल आंसर पे, क्योंकि 2 के लिए दोनों में से कोई भी एक वेक्टर हो सकता था 2 इस आइगन वैल्यू के लिए। तो 1 0 कर दिया, इधर क्या करूँगा -2 कर दूँगा साइड में, ये -2 किया, आगे यहाँ पर 0 होगा और ऊपर क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो ये दूसरा तीसरा कॉलम मैंने इंटरचेंज कर दिया है, देखते हैं आगे का सिंप्लीफिकेशन। सेम ही मिलना चाहिए था। पहले ये 4 मैट्रिक्स उसका इन्वर्स होगा, ठीक है, इनटू मैट्रिक्स ए लेना है आपको अभी, इनटू मैट्रिक्स बी करना था, ठीक है, इनटू मैट्रिक्स बी, एम इनवर्स ए बी, तो इक्वल टू करने पर सेम मिलना चाहिए। देखो सेम ही मिल रहा है 8 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। इसका मतलब ये अपना हम लोग यहाँ पर सेकेंड और थर्ड कॉलम इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लास्ट में फिर से बता दे रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कब होता है, जब उसके अंदर आए हुए आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट होते हैं। तो इस केस में आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट नहीं आए, फिर भी मैट्रिक्स आइगन फिर भी गिवन मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल क्यों था, क्योंकि उस मैट्रिक्स के अंदर जो रूट रिपीट हुआ था, जो आइगन वैल्यू रिपीट हुआ था, उसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी थी 2, और उसके ऊपर हमें 2 वेक्टर मिले थे, यानी कि उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी आई 2। अगर नीचे वाले केस में ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होती थी, ऊपर एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 होती, तो ये गिवन मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होता था, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिस में करवा दिया था, तो आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो उसे भी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर कोई डाउट होगा, कन्फ्यूजन होगा, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। वीडियो एंड करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।